बॉलीवुड की एक फेमस फिल्म में डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन आज जिस शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसे पकड़ना तो मुमकिन है पर उसे रोक पाना शायद नामुमकिन है। इंडिया में आज वो एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे सुनकर बड़े बड़े ताकतवर लोगों के दिल में डर पैदा हो जाता है। उसकी क्राइम कुंडली इतनी लंबी है कि अगर कोई गिनने बैठे तो शायद वक्त कम पड़ जाए। कितने लड़के काम करते हैं तुम्हारे लिए? काम नहीं करते सर, जान बचाने की दोस्ती है बस। हाँ, जो भी करते हैं हमारी भाषा में उसे अपराध कहते हैं। उस अपराध के बदले उन्हें क्या मिलता है? आज अगर कहीं भी कोई छोटा बड़ा शूट आउट होता है तो लोगों के जहन में सबसे पहले नाम जो आता है वो है लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ, वही नाम जो अब हर बड़ा मीडिया चैनल, हर बड़ा जर्नलिस्ट खुलेआम ले रहा है और अब तो दूसरे देशों की सरकारें भी उस पर नजर गड़ाए बैठी है। 2023 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ये नाम सुर्खियों में आया और फिर मानो खबरों से इसका नाता टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कनाडा और इंडिया के बीच जो राजनीतिक और डिप्लोमेटिक विवाद चल रहा है उसमें भी लॉरेंस का नाम एक अहम किरदार के तौर पर सामने आ रहा है। ये सिर्फ भारत का गैंगस्टर नहीं रहा बल्कि अब एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट की शक्ल ले चुका है। उसकी गैंग में कितने लोग हैं ये कहना मुश्किल है। कुछ दोस्त हैं, कुछ फॉलोअर्स हैं और कुछ ऐसे जो सिर्फ एक नाम से जुड़े होने पर खुद को ताकतवर समझते हैं। जिम ओनर से लेकर म्यूजिशियन, लोकल लीडर से लेकर बॉलीवुड तक ऐसा कोई तबका नहीं बचा जो इस नाम से अनजान हो। कोई उसे हीरो कहता है तो कोई विलेन, मगर एक बात तो तय है, वो चर्चा में है और हर तरफ छाया हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई की स्टोरी कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है और ये हकीकत इतनी तीखी है कि पुलिस से लेकर पॉलिटिशियन तक सबकी नींदें उड़ा रही है। अगर कोई हमें मिटाने की सोच रहा है तो उसे पहले खुद मिटना पड़ेगा। इस जैसे डायलॉग उसकी छवि को और भी खतरनाक बनाते हैं। आज हर न्यूज चैनल, हर क्राइम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर उस पर डिबेट कर रहा है। उसके नाम के साथ एक डर जुड़ चुका है। पर सवाल ये है, क्या सच में उसे रोका जा सकता है या वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सोच बन चुका है? ये कहानी है उस शख्स की जो इंडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, लॉरेंस बिश्नोई। दशहरे की वो शाम मुंबई के बांद्रा में आम दिनों से बिल्कुल अलग थी। रावण का दहन हो चुका था, मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन चल रहा था, हर तरफ शोर था, पटाखों की गूंज, ढोल की आवाज, लोग जश्न में डूबे हुए। उसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और चर्चित नेता बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकलते हैं। माहौल देखकर वो भी कुछ देर रुक जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, त्योहार की खुशी बांटते हैं। लेकिन भीड़ के उस सेलिब्रेशन में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि चंद मिनटों में माहौल बदलने वाला है। भीड़ में ही एक दर्जी खड़ा था, वो भी आसपास की रौनक देख रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई तेज पटाखा आकर उसके पैरों से टकराया है। जैसे ही उसने नीचे देखा उसे खून बहता दिखा। वो कुछ समझ पाता उससे पहले भगदड़ मच गई। लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। दर्जी को एक कोने में खींच लिया गया, लेकिन उस भगदड़ में किसी ने भी ये नहीं देखा कि बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चल चुकी थी। बिल्कुल भीड़ के बीच त्योहार के दिन पुलिस की मौजूदगी में 3 गोलियां। बाबा सिद्दीकी वहीं जमीन पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत उठाकर मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया। जब डॉक्टरों ने चेक किया तो न पल्स थी न ईसीजी में कोई हरकत। फिर भी उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। रिवाइव करने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एक ऐसा शख्स जो कभी सत्ता में था, जिसके पास सरकारी सिक्योरिटी थी, जिसका सोशल सर्कल बॉलीवुड और पॉलिटिक्स तक फैला हुआ था, उसे दिन दहाड़े मुंबई की भीड़ में गोली मार दी जाती है और अगली सुबह तिरंगे में लिपटा हुआ उसका जनाजा निकलता है राजकीय सम्मान के साथ। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ कहती, मीडिया कोई पुष्टि नहीं करता या जांच का कोई सुराग सामने आता, लोगों के मन में एक नाम उभरने लगा और फिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई। हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई को नुकसान पहुंचाया। जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के गीत गा रहे हैं वो एक दौर में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में अंदर था। इसकी मौत की वजह अनुज थापन और दाऊद को फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति और प्रॉपर्टी से जोड़ना था। हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करेगा, हिसाब किताब खुद तय कर ले। ये पोस्ट पढ़ते ही लोग समझ जाते हैं कि ये नाम किसका है। लॉरेंस बिश्नोई, एक ऐसा गैंग जो पिछले 7-8 सालों से इंडिया की क्राइम दुनिया का सबसे चर्चित चेहरा बन चुका है। बिश्नोई का नाम अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कनाडा से लेकर दिल्ली की गलियों तक गूंजता है। अब सवाल उठता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस हत्याकांड में क्या रोल है? बाबा सिद्दीकी सलमान खान के इतने करीब क्यों थे? ये अनुज थापन कौन है और क्यों इसका नाम हर मर्डर, हर प्रॉपर्टी डील में उछल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ गैंग वॉर है या इसके पीछे है एक बहुत बड़ी प्लानिंग?
इन सभी सवालों की परतें हम खोलेंगे धीरे धीरे, ताकि आप सिर्फ खबरें ना सुने, पूरी सच्चाई समझे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें लौटना होगा सन 2022 की एक ऐसी शाम पर जब पूरा देश जैसे थम सा गया था। तारीख थी 29 मई 2022 और शाम करीब 5 बजे के आसपास अचानक हर किसी के फोन पर ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आने लगी। कुछ लोग कॉल्स पर थे, कुछ लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे और सबके सामने एक ही लाइन चमक रही थी, सिद्धू मूसेवाला हैज बीन शूट डेड। पहली नजर में किसी को यकीन नहीं हुआ, लगा कोई अफवाह है, कोई पीआर स्टंट या मिस्टेकन आइडेंटिटी हो सकती है। मगर जैसे जैसे मिनट बीतते गए सच सामने आता गया। खबर पक्की हो चुकी थी, सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा नाम जिसे लाखों लोग प्यार करते थे, अपने ही गांव में गोलियों से भून दिया गया। एक ऐसा कलाकार जो अपने करियर की पीक पर था, जिसने अपनी मेहनत और आवाज से करोड़ों दिलों को छुआ, उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। माँ बाप की चीखें, गांव की सड़कों पर उमड़ी भीड़ और हर तरफ पसरा मातम बता रहा था कि ये कोई आम इंसान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे यह सदमा पचने लगा, लोगों के मन में सवाल उभरने लगे, आखिर किसने किया ये सब और क्यों? तो कई नाम सामने आए, कई थियरीज तैरने लगी, लेकिन एक नाम बार बार हर जुबान बनाने लगा और वो था लॉरेंस बिश्नोई गैंग। अब लोगों का अगला सवाल था कि कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई, और जब जवाब मिला तो लोग हैरान रह गए। लॉरेंस उस वक्त जेल में था। अब नया सवाल उठा, अगर वो जेल में था तो सिद्धू की हत्या कैसे करवा दी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कहानी को पीछे ले जाना पड़ेगा। वो वक्त जब एक सीधा साधा लड़का एक कुख्यात नाम बनने की शुरुआत कर रहा था। सन 1993 में पंजाब के फिरोजपुर जिले में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई एक रुतबेदार परिवार से आते थे। उनके पिता पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और खेती बाड़ी संभाली। गांव में उनकी गिनती बड़े जमींदारों में होती थी और आज भी उस परिवार की इज्जत बनी हुई थी। लॉरेंस का बचपन बेहद शांत था, न झगड़े न बदमाशी। बचपन से ही पढ़ाई पर ध्यान भी था और इसीलिए उन्हें एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया गया। परिवार चाहता था कि बेटा नाम कमाए, कुछ बड़ा करे, और इसी सोच के साथ उसे पढ़ाई के लिए बड़े शहर भेजा गया। बड़े होने पर जब वो 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आया तो यहाँ उसकी जिंदगी ने करवट ली। वहां उसकी रुचि खेलों की तरफ बढ़ी, खासकर एथलेटिक्स में। रोज स्टेडियम जाना शुरू किया, जहां उसकी मुलाकात हुई पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ सीनियर्स से। इन्हीं दिनों लॉरेंस को दोस्ती का मतलब समझ में आया, जान से प्यारी दोस्ती और जिंदगी से बड़ा रिश्ता। वो उन्हीं सीनियर्स के साथ उठता बैठता, बात करता और धीरे धीरे उनकी दुनिया में गहराई से उतरता चला गया। कहते हैं कि वहीं से उसके मन में कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश जगी थी, लेकिन बड़ा क्या था ये वक्त ने बाद में बताया। उसका सफर एक आम लड़के से देश के सबसे खौफनाक गैंगस्टर तक का रहा, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसका नाम सिर्फ इंडिया में नहीं, कनाडा से लेकर दिल्ली तक गूंजने लगा। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो असली खेल शुरू होता है। लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी अब एक मोड़ ले चुकी थी। धीरे धीरे वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं, एक ऐसा नाम बन गया था जिसे कैंपस में हर कोई जानता था। और शायद यही वजह रही कि वो बहुत जल्दी कॉलेज की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गया। उस दौर में भी जैसे आज होता है, स्टूडेंट राजनीति विचारधारा से ज्यादा दबदबे और शो ऑफ पर टिकी होती है। किसके पास ज्यादा गाड़ियां हैं, किसकी रैली में सबसे ज्यादा भीड़ है, कौन सबसे तेज नारे लगवा सकता है, यही सब उस वक्त पॉलिटिक्स की पहचान बन चुके थे। और अगर तुम्हें वहां टिकना है तो ये सब करना जरूरी हो जाता है। तो लॉरेंस ने भी वही किया, शो ऑफ, स्टाइल और पावर। कई अनवेरिफाइड मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सन 2010 से लेकर 2012 तक लॉरेंस पर कई संगीन आरोप भी लगे। अटेम्प्ट टू मर्डर, क्रिमिनल ट्रेसपॉसिंग, रॉबरी और ना जाने क्या क्या। कुछ मामलों में केस चला, कुछ में सबूत नहीं मिले और वो छूट गया। लेकिन एक बात साफ थी, उसका रुतबा बढ़ रहा था। तो इन्हीं केसों के चलते वो पहली बार अरेस्ट हुआ और जेल गया। और यही जेल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। वो जेल जिसे लोग सजा मानते हैं, लॉरेंस के लिए एक स्कूल बन गया, क्राइम का स्कूल। जेल में उसकी मुलाकात दूसरे क्रिमिनल से हुई जो पहले से गैंग चला रहे थे। वहां उसने क्राइम सिंडिकेट का स्ट्रक्चर समझा और अपनी पहली कनेक्शन लाइनें बिछाई। जब भी वो जेल से बाहर आता, कुछ ना कुछ घटना हो जाती, कभी कोई झगड़ा, कभी कोई गोलाबारी और फिर जेल। शायद शुरू में उसे यह सब तकलीफ दे लग रहा था, लेकिन वक्त के साथ जेल उसकी नेटवर्किंग का अड्डा बन गया। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि यहीं से वो आम सप्लायर से जुड़ता और अब उसका खेल कैंपस के झगड़े से बढ़कर सीरियस क्राइम की तरफ बढ़ चुका था। अब वो सिर्फ कॉलेज में नहीं, पूरे शहर में एक जाना माना नाम बन गया था और लोग उसे पहचानने लगे थे, चाहे डर के मारे ही सही, लेकिन इज्जत देने लगे थे।
डर से मिली इज्जत बहुत कुछ छीन भी सकती है, और यही लॉरेंस की कहानी में होता है। जब डर नाम बन जाए तो दुश्मन भी खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, और जब दुश्मन बढ़ते हैं तो उस डर की हिफाजत के लिए बंदूकें चाहिए होती हैं, आदमी चाहिए होते हैं और पैसा चाहिए होता है। बस यहीं से शुरू होती है क्राइम की वो साइकिल, एक ऐसा जाल जिसमें फंसा तो निकलना नामुमकिन। और अब वो फुल टाइम गैंगस्टर बनने की राह पर था, और पीछे मुड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। इस दौरान कॉलेज में कई झगड़े हुए, कई बार गोलियां भी चली, कई सिर फूटे, पूरा डेटा मौजूद है, लेकिन उनमें अभी नहीं जा रहे हम। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि कैंपस छोड़ने के बाद भी वो वहां के पॉलिटिक्स में गहराई से जुड़ा रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का तो ये तक दावा है कि एक चुनावी कैंडिडेट को गोली मारने के बाद लॉरेंस को फरार होना पड़ा था, और यहीं से उसका नाम सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रहा। गैंग का स्ट्रक्चर और उसका एम्बिशन अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था। अब लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कैंपस या शहर तक सीमित नहीं रह गया, वो अब बड़ा खेल खेलना चाहता था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके एक करीबी दोस्त ने उससे एक रिक्वेस्ट करी कि लुधियाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में उसका एक रिश्तेदार खड़ा था, और उसके खिलाफ जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था उससे दोस्त को दिक्कत थी। लॉरेंस ने बिना झिझक उस कैंडिडेट को गोली मार दी। इस हमले के बाद वो राजस्थान की तरफ निकल गया, और वहीं से उसकी जिंदगी का एक नया फेज शुरू हुआ, लीकर ट्रेड यानी अवैध शराब का कारोबार। राजस्थान में उसकी गैंग न सिर्फ हथियारों की सप्लाई करती थी, बल्कि अवैध शराब का बड़ा धंधा भी चलाती थी। धीरे धीरे ये बिजनेस लॉरेंस के लिए एक नया पावर सेंटर बन गया। पैसा, आदमी और हथियार सब कुछ मिलने लगा। लेकिन इसी दौरान एक हादसा हुआ जिसने लॉरेंस के अंदर की आग को और भड़का दिया। उसके एक खास साथी का मर्डर हो गया, और जैसा कि पहले भी कहा गया था, लॉरेंस के लिए सबसे बड़ी चीज वफादारी थी, दोस्ती थी। जो मेरे दोस्त को मारेगा उसका हिसाब मैं खुद करूंगा, यही सोच लेकर वो एक एक करके उन सब के पीछे लग गया जो उस मर्डर में किसी भी तरह से शामिल थे। जिसने पैसे दिए, जिसने हथियार मुहैया कराए, जिसने शरण दी, हर एक शख्स उसकी हिट लिस्ट पर आ गया। उसकी किलिंग्स बढ़ने लगी, एक्सटॉर्शन का नेटवर्क फैलने लगा, और उसके साथ साथ उसका गैंग भी तेजी से बड़ा होता गया। अब लॉरेंस सिर्फ एक नाम नहीं रह गया था, बल्कि एक खौफ बन चुका था। पुलिस के लिए वो अब एक टॉप प्रायोरिटी बन गया था, और पहली बार ऐसा वक्त आया था जब पुलिस और लॉरेंस आमने सामने थे। कहा जाता है कि एक बार लॉरेंस और उसकी गैंग सालासर बालाजी दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस का एक चेक पोस्ट पड़ा। गैंग को लगा शायद पकड़ में आ जाएंगे, तो उन्होंने चेक पोस्ट के बैरियर्स को तोड़ डाला और सीधा आगे बढ़ गए। रुक जाओ, पीछे हटो, गोली चलेगी। पर जवाब में सिर्फ साइलेंसर की फुसफुसाहट और फिर गोलियों की आवाजें थी। आगे से पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, और लॉरेंस की गैंग ने भी पीछे हटने की बजाय गोलियां चलाई। कई राउंड फायरिंग हुई, अफरा तफरी मच गई। कुछ ही वक्त में पुलिस ने हालात कंट्रोल में लिया और लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट कर लिया। पर कहानी का यह अंत नहीं था, यह तो शुरुआत थी उस चैप्टर की जो आगे चलकर पूरे देश की क्राइम हिस्ट्री में दर्ज होने वाला था। जब जब लॉरेंस बिश्नोई जेल गया, वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनकर बाहर निकला। हर बार उसकी मौजूदगी एक गैंगस्टर की नहीं, बल्कि एक प्लानर, एक ऑपरेटर की तरह महसूस होती थी। जेल उसके लिए सजा नहीं, एक मौका बन चुकी थी अपनी गैंग को मजबूत करने का, अपने दुश्मनों को खत्म करने का, और देश के सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट से जुड़ने का। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास आज करीब करीब 700 शार्प शूटर्स हैं, और हैरानी की बात यह है कि इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस न तो किसी ऑर्फनेज से जुड़ा है, ना ही किसी धार्मिक संगठन से, और ना ही किसी पारंपरिक क्रिमिनल सोर्स से। इनका असली मैदान है सोशल मीडिया। हाँ, वही सोशल मीडिया जो बाकी दुनिया के लिए एंटरटेनमेंट है, यहां के क्राइम का टूल बन चुका है वो। लॉरेंस गैंग के लिए सबसे असरदार तरीका है शूटिंग्स की वीडियो बनाकर उन्हें सर्कुलेट करना। वीडियो में हथियारों की नुमाइश, बाइक पर स्टंट, नकाबपोश चेहरों से धमकियां, ये सब देखकर जो युवा इंप्रेस होते हैं, वही धीरे धीरे इस गैंग की तरफ खींचे चले आते हैं। भाई से मिलना है, भाई के लिए कुछ भी करेंगे, ऐसे मैसेजेस इनबॉक्स में पहुंचते हैं, और फिर इंटरव्यू नहीं, सीधा एंट्री होती है गैंग में। सन 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गैंग की सबसे बड़ी ताकत है एनोनिमिटी और हायरार्की। गैंग के मेंबर्स सिर्फ अपने सीनियर्स को जानते हैं, बाकी कौन है, कहां से है, क्यों है, ये कोई नहीं जानता। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही मिशन के लिए भेजे गए 4 शूटर्स एक दूसरे तक को नहीं पहचानते, ताकि अगर कोई एक पकड़ा भी जाए तो बाकी तीनों का कोई लिंक ना मिले। अब सबसे अजीब बात यह है कि ये पूरा गैंग संचालन, ये सारी प्लानिंग, ये सब कुछ जेल से हो रहा है।
जी हां, आपने सही सुना, जेल से हो रहा है। और वो भी कैसे? VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे बिना मोबाइल फोन के ब्रॉडबैंड कनेक्शन से दुनिया के किसी भी कोने में बात की जा सकती है। फोन की जरूरत नहीं पड़ी, बस इंटरनेट चाहिए। और बस जेल की 4 दीवारों के अंदर बैठकर लॉरेंस देश के कोने कोने में अपना डर फैला रहा था। एक बार किसी ने पूछ लिया, उसका असली चेहरा तो दिखाओ। तो जवाब आया, चेहरा? हमने शक्ल देख ली, अब हमें चमत्कार देखने की जरूरत नहीं। अरे वो तो पहले ही हो चुका है। और यही चमत्कार है एक ऐसा गैंगस्टर जो जेल में रहकर देश के बाहर तक ऑपरेशन चला रहा है, डीलिंग कर रहा है, शूटर्स भेज रहा है। वो सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो एक सिस्टम बन चुका है। एक ऐसी परछाई जो ना दिखती है ना मिटती है, एक ऐसी परछाई जो ना दिखती है ना मिटती है। साल था 2018 और तभी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो पहले से ही हर अखबार की हेडलाइन बना हुआ था, सलमान खान। उस वक्त सलमान जोधपुर की कोर्ट में ब्लैक बक केस को लेकर पेशी पर थे, जहां लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार खुलेआम उन्हें जान से मारने की धमकी दी। धमकी भी कोई आम नहीं थी, सलमान को यही जोधपुर में मारेंगे। ब्लैक बक यानी काला हिरण जो बिश्नोई समाज में पूजनीय माना जाता है, और इसी समाज से ताल्लुक रखने वाले लॉरेंस ने तब से सलमान को अपने दुश्मनों की लिस्ट में डाल दिया। हां, सलमान 2018 में बरी हो गए, लेकिन शायद उन्हें यह तब एहसास नहीं था कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली, बल्कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था। फिर आता है 2021, जब लॉरेंस को भरतपुर की जेल से निकालकर दिल्ली लाया गया। भरतपुर की जेल में उसके पास सब कुछ इजी था, कनेक्शन, नेटवर्क, सुविधा। लेकिन दिल्ली में मामला अलग था। अब वो दिल्ली पुलिस की निगरानी में था और धीरे धीरे कई केसों में उसका नाम भी सामने आने लगा। जरूरी नहीं था कि हर क्राइम में वो खुद शामिल हो। कभी उसकी गैंग के शूटर्स, कभी हथियारों की सप्लाई, कभी टारगेटिंग की प्लानिंग, लेकिन सारा धागा किसी न किसी तरह लॉरेंस से जाकर जुड़ने लगता था। फिर 2022 में वो पल आता है जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिर्फ गैंगस्टर के तौर पर नहीं, एक नेशनल थ्रेट के तौर पर भी देखा जाने लगा, जब उसका नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ा। सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा नाम जिसे सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पंजाबी म्यूजिक फैंस फॉलो करते थे। उनका मर्डर उनके अपने ही गांव के पास दिन दहाड़े कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डी ब्रार ने लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर इस पूरी किलिंग को अंजाम दिया था। और क्यों, वजह पर आज भी एक मोटी धुंध छाई हुई है। कई थियरी सामने आई। पहली थियरी ये है कि पंजाब में कई गैंग्स एक्सटॉर्शन कॉल्स करते हैं और अगर कोई सीरियसली नहीं लेता तो उसे खत्म कर दिया जाता है, एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो सिद्धू मूसेवाला को भी ऐसी ही कोई कॉल आई होगी और शायद उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तूने कॉल को हल्के में लिया, अब देख तेरा नतीजा, यही मैसेज देना था और दिया गया। दूसरी थियरी थोड़ी और डीप है। विक्की मिड्डू खेड़ा जो एक और गैंग से जुड़ा शख्स था, उसका दिन दहाड़े मर्डर हुआ साल 2021 में। उस केस में शक था कि सामने वाली गैंग के कुछ लोग शामिल थे और एलिजिडली सिद्धू मूसेवाला ने उन लोगों को शेल्टर दिया था, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। अब ये बात कितनी सही है कितनी झूठ ये कोई नहीं जानता, लेकिन लॉरेंस गैंग को ये यकीन था कि सिद्धू इस मामले में शामिल है और शायद वही बना उसकी मौत की वजह। आज भी सिद्धू मूसेवाला की मौत को लेकर आधिकारिक रूप से कुछ फाइनल नहीं कहा गया है, पर एक बात साफ है, उसे एक मौत ने लॉरेंस बिश्नोई को पूरे देश में एक बार फिर सबसे खतरनाक नाम बना दिया। जब भी देश में किसी बड़े चेहरे के साथ कोई सनसनीखेज वारदात होती है तो ड्राइंग रूम की बातचीत से लेकर न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस तक एक ही नाम गूंजता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लेकिन साल 2024 में ये नाम फिर से डर की वजह बना और इस बार शिकार था सलमान खान। अप्रैल 2024 की सुबह जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, उसी वक्त बैंड स्टैंड के पास सलमान के घर के बाहर धमकी भरे पोस्टर मिले। किसी ने खुलेआम लिखा, अब की बार गोली चलेगी, और फिर कुछ ही दिनों के बाद गोली वाकई में चली। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई, देश भर में हड़कंप मच गया और इसके बाद जो आरोपी पकड़े गए उनमें से एक नाम था अनुज थापन। हैरानी की बात तो यह थी कि पुलिस कस्टडी में ही इस अनुज थापन ने एलिजिडली खुदकुशी कर ली। यही अनुज थापन जिसका नाम सोशल मीडिया पर धमकी देने, कॉल्स करने और प्रोटेक्शन मनी मांगने में कई बार आ चुका था। ये वही सिस्टम था, धमकी दो, पैसा नहीं मिला तो गोली चलाओ और एक और मिसाल बना दो। अब इस सिस्टम में एक नाम और जुड़ गया, बाबा सिद्दीकी। बाबा कोई मामूली नेता नहीं थे, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री थे,
मुंबई के अपस्केल एरिया में रहने वाले और बॉलीवुड के तमाम बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और बिल्डर से घनिष्ठ संबंध रखने वाले इंसान थे। और अगर इतनी सुरक्षा, इतना रसूख रखने वाला इंसान को बीच शहर में गोली मारी जा सकती है, तो फिर एक आम इंसान को क्या लगता होगा? अगर बाबा को मार सकते हैं तो हमें क्या छोड़ेंगे? यही डर, यही दहशत और यही खेल है प्रोटेक्शन मनी का। अब ये एक थियरी है, सच है या नहीं पता नहीं, लेकिन लोगों का कहना है पे अप और गेट साइलेंस्ड। दूसरी तरफ कहानी में इंटरनेशनल ट्विस्ट भी जुड़ा हुआ है। कनाडा और इंडिया के रिश्तों में तनाव तब और बढ़ गया जब कनाडा ने आरोप लगाया कि एक खालिस्तानी समर्थक की हत्या में भारतीय डिप्लोमेट्स पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। कनाडा की रॉयल माउंटेन पुलिस ने यहां तक कहा कि भारतीय एजेंसियां लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के साथ मिलकर ऑपरेट कर रही थी, कुछ खालिस्तानी टारगेट्स को खत्म करने के लिए। तो भारत ने इसे साफ साफ नकार दिया, यह आरोप निराधार है। पर अब सवाल उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब एक इंटरनेशनल टूल बन चुका है? सच कहूं तो इस कहानी का सच किसी को पूरा नहीं पता। ज्यादातर बातें मीडिया रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल्स और हेयर्स पर आधारित है। कुछ जर्नलिस्ट ने जरूर ग्राउंड पर जाकर सच तलाशने की कोशिश की है, पर कुल मिलाकर यह कहानी आज भी आधी खुली और आधी ढकी हुई है। लेकिन इतना जरूर है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो खौफ बनाया है वो सिर्फ भारत में ही नहीं, अब विदेशों तक महसूस किया जा रहा है। और अब सवाल यह है, 30 साल पहले जिस अंडरवर्ल्ड को मुंबई से मिटाया गया था, क्या वो एक बार फिर लौट रहा है? क्या ये गैंग दाऊद इब्राहिम की तरह एक नई क्राइम डायनेस्टी खड़ी करने की ओर बढ़ रही है? सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये आईना था उस सच्चाई का जिसे हम देखने से डरते हैं। एक ऐसा नाम जो अब गैंगस्टर नहीं, एक साया बन चुका है, हर धमकी, हर गोली, हर खौफ के पीछे गूंजता हुआ। क्या ये अंत है? शायद नहीं, क्योंकि लॉरेंस की कहानी वहां खत्म नहीं होती जहां अदालत का फैसला होता है। यह कहानी वहां से शुरू होती है जहां कानून की पकड़ ढीली पड़ जाती है और डर धंधा बन जाता है। आपका काम बस इतना है, आंखें बंद मत कीजिए, सवाल करते रहिए, क्योंकि सच वही होता है जो छुपाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो कुछ सोचने पर मजबूर करता है तो रिवीलिंग आइज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी, अगला खुलासा अभी बाकी है। जय हिंद।